और वो मोदी जी का ही संकल्प नहीं है, वो 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प बन चुका है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, भारतीय जनता पार्टी और हमारे सबसे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे पास हैं। संकल्प व्यक्त किया सबका साथ सबका विकास, फिर उसमें जोड़ा सबका प्रयास सबका विश्वास। उत्तर प्रदेश जो सबसे पिछड़ा प्रदेश था, यहाँ बेरोजगारी और अराजकता चरम पर थी। आज संपन्न है 2027 का चुनाव, क्या मानते हैं 2022 से ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा? कोई चुनौती है ही नहीं, पहले समझाने की आवश्यकता पड़ती थी। हम स्वयं बोलता है कि हम तो मोदी के साथ हैं या योगी के साथ है, और मोदी और योगी का कोई विकल्प न जनता के पास है न किसी राजनीतिक दल के पास है। कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? जिनको जनता ने सत्ता से दुत्कार दिया। युवा वोटर भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी योगी के साथ है, महिला वोटर भी मोदी योगी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उन्हीं सब चीजों पर बातचीत करने के लिए हिंदुस्तान तहलका की टीम निकल चुकी है। मथुरा की राजनीति को लेकर आखिर किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ चर्चाएं हैं और 2027 में आने वाले चुनावों पर क्या कुछ विचार हैं। इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता रविकांत गर्ग जी, जो व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं और साथ ही साथ इस वक्त राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं। नमस्कार रविकांत गर्ग जी, किस तरीके से 2027 चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ कहेंगे तैयारियों को लेकर? नमस्कार, हिंदुस्तान तहलका के सभी शुभचिंतक और श्रोताओं को नमस्कार, राधे राधे। भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से राजनीति करने वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इसीलिए है कि उसकी तैयारियां हमेशा निरंतरता में रहती। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आ रहा है उसकी दृष्टि से भी कार्य नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो उच्च नेतृत्व है उसकी जिस प्रकार की साख है, जिस प्रकार की सोच है, जिस प्रकार का के विचार हैं, जिस प्रकार की समाज के प्रति समर्पण और कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करने की नीति है जी, उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। तो 2027 का चुनाव सामने है। जिस प्रकार से 2017 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वाजपेयी सभा कर सफलता प्राप्त हुई, 2022 में जी सफलता प्राप्त हुई और 2027 में और भी अधिक विस्तार से सफलता प्राप्त होगी। हमारा कार्यकर्ता बूथ लेवल पर कार्य करता है, हमारी सोच है और जो हमारा एक वैचारिक सिद्धांत भी है कि लाइन में लगा हुआ पंक्ति का अंतिम व्यक्ति का विरोध होगा, उसकी समस्याओं का निराकरण होगा, उसका उत्थान होगा, तभी समाज का उत्थान होगा, तभी समाज का विकास होगा। इसी नीति से हम जो कार्य कर रहे हैं, पार्टी कार्य करती है तो उसी नीति के अनुरूप कार्य करती है और कर रही है। बूथ लेवल तक हमारी बूथ लेवल अध्यक्ष और बूथ लेवल कमेटियां सब गठित हो चुकी हैं और वो कार्य कर रहे हैं। पन्ना प्रमुख बनाए जा रहे हैं और उनके माध्यम से हर घर में मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, और वो मोदी जी का ही संकल्प नहीं है, वो 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प बन चुका है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, विकसित भारत हो, स्वावलंबी भारत हो और उसके माध्यम से विश्व की भारत
तीसरी अर्थव्यवस्था बने। हम्म प्रथम 3 में भारत की अर्थव्यवस्था हो, इस दृष्टि से हम बुनियादी ढांचे को ठीक करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर हर व्यक्ति की जो समस्याएं उनको दूर करने के लिए, उन समस्याओं को पूरा करने के लिए, उन समस्या हिंदुस्तान का आज भी, जब मोदी जी ने बागडोर संभाली तो उससे पहले केवल रोटी कपड़ा मकान में उलझा वो रहता था। भारतीय जनता पार्टी और हमारे सबसे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे पास हैं, जिनके नेतृत्व में आज भारत की साख बनी है और भारत का हर व्यक्ति, जैसे उन्होंने एक संकल्प व्यक्त किया, सबका साथ सबका विकास, फिर उसमें जोड़ा सबका प्रयास सबका विश्वास, तो उसी के नाते कार्य करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हर व्यक्ति को सुरक्षा मिली है, आज जिस तरीके से प्राप्त हुई है, जिन चीजों के विषय में कभी आदमी सोच नहीं सकता था। उत्तर प्रदेश जो नीमारू राज्य था, उत्तर प्रदेश जो सबसे पिछड़ा प्रदेश था, जहाँ बेरोजगारी और अराजकता चरम पर थी, आज संपन्न है। आज उसको ठीक करने का कार्य वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया। 2027 का चुनाव क्या मानते हैं 2022 से ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा? कोई चुनौती है ही नहीं। ऐसे तो चुनाव चुनौती के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए और चुनौती के रूप में ही लेना चाहिए, परंतु चुनौती है नहीं। आम आदमी को पहले समझाने की आवश्यकता पड़ती थी। हम स्वयं बोलता है कि हम तो मोदी के साथ हैं या योगी के साथ हैं, और मोदी और योगी का कोई विकल्प न जनता के पास है, ना किसी राजनीतिक दल के पास है। और आज मैं तो कहता हूँ कि चूंकि देखो सबसे ज्यादा व्यक्ति जब सुरक्षित होता है तो उसका मन मस्तिष्क ठीक होगा, वो परिवार की ग्रोथ के विषय में भी सोचेगा, व्यापार के ग्रोथ के विषय में भी सोचेगा, अपने भावी पीढ़ी के ग्रोथ के विषय में भी तैयारियां करेगा। तो आप बेटी के रूप में बैठी हो, हम व्यापारी के रूप में बैठे, बेटी और व्यापारी सबसे ज्यादा असुरक्षित था इस उत्तर प्रदेश में, आज वो सब सर्वाधिक सुरक्षित महसूस करता है। उसके बाद जिस प्रकार का बुनियादी ढांचे बने हैं और जिस प्रकार की सोच से भी अधिक, और मैं कहता हूं कि मैं व्यापारी चूंकि बचपन से व्यापार किया है तो उसके नाते मैं देखता हूं कि कोई भी सरकार होती थी रोजाना नए टैक्स ला देती थी, रोजाना नए टैक्स। तो व्यापारी तो आज भी परेशान नजर आ रहा है रविकांत जी। टैक्सों में बढ़ोतरी करती थी। कोरोना जैसी महामारी और अभी जो ईरान और अमेरिका का इजराइल का संकट उत्पन्न हुआ, उसमें भी किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हुई। व्यापारी तो आज भी कहीं ना कहीं अपनी चिंता प्रकट करते हैं। आपने कहा कि अब परेशानियां नहीं है, लेकिन किस रूप में प्रकट करते हैं? मुझे जो दैनंदिनी की समस्याएं होंगी तो उनको हल करने के लिए सब लोग प्रयास करते हैं, परंतु जिस प्रकार से कुछ लोग बतंगड़ खड़ा करने के लिए अगर कोई कुछ करता है तो वो ही कर भाई। हर व्यक्ति की समस्याएं तो रहती हैं, पर और समस्याएं अनेक समस्याएं ऐसी होती है जो दैनंदिनी से जुड़ी होती हैं। उन समस्याओं का हल कराना होना और की भाजपा की आवश्यकता होती है, परंतु बुनियादी ढांचा हमारा कैसा मजबूत हो रहा है, उससे ग्रोथ होगी। और वो केवल व्यापारी की ग्रोथ नहीं होगी, हर वर्ग की ग्रोथ उसी से जुड़ी हुई है। आज उत्तर प्रदेश में मानता हूँ कि प्रगति के रास्ते पर, आर्थिक मोर्चे पर, कर ढांचा के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है वो अकल्पनीय है। भाजपा की ताकत क्या है सबसे बड़ी? भाजपा की ताकत मैंने अभी जैसे कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की जीती ही भाजपा की ताकत है। तो इस बार भी योगी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा?
मोदी जी हमारे योगी जी के चेहरे पर। मोदी जी और योगी जी दोनों के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और अपनी नीति और विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। जो कुछ हमारी नीतियां हैं सभी वर्गों के लिए बिना किसी प्रकार का जाति भेद वर्ण भेद छोड़कर हम जैसे सबके लिए कार्य करते हैं और सरकारों ने काम किया है। और साथ में मोदी जैसा अधिक नेतृत्व और योगी जी जैसा अधिक ऐसा नेतृत्व जो सबके लिए सुलभ है, सबके लिए सोचते हैं। और एक मतलब पहले जो सरकारें रहती थी या सरकार में जो लोग रहते थे वो अपने लिए सोचते थे, अपने परिवार के लिए सोचते थे। हमारी प्राथमिकता पहले राष्ट्र, फिर समाज, उसके चौथे नंबर पर परिवार है। विपक्ष की एंटी कन्वेंसी की बात हकीकत है या हवा? एंटी कन्वेंसी तो कुछ है, अब सब विपक्ष के खाते में है। जो चुनावों के परिणाम हमारे सामने हैं सारे देश में, जो जहां हमारी 3 बार की सरकार, 4 बार की सरकार, 5 बार की सरकार भाजपा की है, तो वहां भी और अधिक मतों से हमारी विजय हो रही है। और जहां विपक्ष की सरकार है वहां विपक्ष की सरकारें धराशायी हो रही हैं। ये एंटी कन्वेंसी को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। अयोध्या में दान चोरी, चंदा चोरी जो हुआ है, वो क्या चुनावी मुद्दा ये बनेगा इस बार, लगता है आपको, या फिर ये जनता नेग्लेक्ट करेगी? ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, परंतु ये कोई मुद्दा नहीं है ना। इसको जो मुद्दा तो धर्म का मुद्दा तो खुद भाजपा बनाती है ना। धर्म का मुद्दा भाजपा कभी नहीं बनाती। भाजपा हमेशा धर्म को आस्था के रूप में मानती है और उसे आस्था से काम करती है। हाँ। जिन लोगों को कुछ हासिल नहीं होता वो उसको, अब जिस प्रकार से आज वातावरण को, देश के अच्छे वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को जैन जी के नाम पर गुमराह करने की चेष्टा की जा रही है, उनको उनका गलत इस्तेमाल करने की सारे देश से देखा है। और हर आदमी के मन में आरोप तो यह है ना कि खुद उनको पिटवाया गया है, छात्र छात्राओं को जंतर मंतर पर। और आस्था की आपने बात की, तो आस्था के साथ तो खिलवाड़ हुआ है सरासर। सारी स्थिति जनता के सामने आ चुकी है। जब परिणाम सामने आएंगे तब सबको पता लगेगा। अभी को केवल जो विदेशी शक्तियों से साठगांठ करके जिस प्रकार के देश को कमजोर करने का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके सहयोगी साथियों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कमजोर करने के लिए जिस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं, उन षड्यंत्रों के बीच में उसके अपने आप ही उसके कौन सामने आ कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? जिनको जनता ने सत्ता से दुत्कार दिया है, सत्ता से अलग कर दिया है। उनकी इतने वर्षों की राजनीति और इतने वर्षों की कुटिल नीतियों को देखकर जनता ने जो उनके स्वार्थपरक नीतियों से अलग अपने को दूर कर लिया है, उससे वो जो कभी नेपाल की बात करते हैं, कभी भारत को बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं, कभी चीन के लोगों से मिलते हैं, कभी पाकिस्तान के लोगों से मिलते हैं, कभी किसी अन्य विदेशी ऐसी ताकत से जाकर मिलते हैं जो कि भारत विरोधी कार्यों में उनका सहयोग कर सके। विपक्ष कह रहा है विदेशी फंड के माध्यम से वो जिस प्रकार का आंदोलन चलाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रविकांत जी, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हमेशा ये इस तरीके की बातें कहकर भाजपा अपना पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन अपनी बात को कभी, जो चीजें हो रही हैं उनको कभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। विपक्ष क्या नहीं मानते कि कहीं ना कहीं भाजपा की इसमें कमी थी और इसीलिए दान चोरी जो है, चंदा चोरी अयोध्या में देखने को मिला? विपक्ष की भूमिका, हम लगातार विपक्ष में रहे हैं। विपक्ष की भूमिका सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक परिणाम लाने के लिए सकारात्मक सुझाव देने की होती है। विपक्ष पूरी भूमिका में, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, विपक्ष में बैठा हुआ वो पूरी भूमिका में विफल रहा है और उसकी कोई सोच ही नहीं है। केवल सत्ता को हथियाने की सोच है और सत्ता को हथियाने की सोच के साथ अगर वो काम करेंगे तो कभी सफल नहीं होगा। समय पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं
हुआ, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना लेट उस चीज पर अपना संज्ञान लिया, क्यों इतने लेट आकर उन्होंने उन छात्रों की आवाज को उन्होंने नहीं सुना? इस सब के जवाब आपकी मीडिया स्वतः ही दे रही है, और मीडिया में जिन चीजों नहीं, को तो मैं लेकर- आपसे जवाब मांग रही हूँ ना। ये छात्रों का सवाल था कि आखिर वहां पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी शिक्षा नीति को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या शिक्षा नीति सही है? भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने ही शिक्षा नीति बनाने की पहल की है। शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति बनाई गई है, उसका परिणाम आने में पेपर लीक क्यों पेपर लीक हो रहे थे? परिणाम आने में समय लगता है। परीक्षा लीक तो इतनी बार इतनी सरकारों में होती रही है, हुई है, तो हम उस जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। हमारा नेतृत्व उस जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा, उसके लिए कार्य कर रहा है, और स्ट्रॉन्ग उसकी व्यवस्था हो। कितनी जल्दी परीक्षा लीक होने के बाद किस प्रकार से कितनी जल्दी दोबारा परीक्षा कराई गई, और फुल प्रूफ व्यवस्था करके परीक्षा कराई गई, और आगे भी वो फुल प्रूफ हो, उसके लिए कड़े कानून और कड़ी व्यवस्था तो की गई है। तभी क्यों नहीं किया गया? इतना लेट एक्शन क्यों लिया गया? एक ही सवाल है केवल। कुछ भी हुआ वो छात्रों द्वारा प्रेरित नहीं, वो राजनीति से प्रेरित था, विदेशी फंडिंग से प्रेरित था। वो सब चीजें छात्रों को देशद्रोही तक बोला गया था। जिस प्रकार से छात्रों का दुरुपयोग किया गया, जिस प्रकार से छात्र छात्राओं को गुमराह करके दुरुपयोग किया गया, उसके वीडियो न्यूज तो सबका आपके सामने रोजाना आ रहे हैं, और अभी बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है। सामने खुलासा होगा तो बहुत सारी सच्चाइयां सामने आएंगी। सीधा सवाल है, क्या व्यापारियों के लिए भाजपा के ऐसे 3 क्या बड़े मुद्दे हैं जो जरूरी हैं? क्या मानते हैं? अभी भी प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। वैसे तो जीएसटी के माध्यम से कुछ लोग कह देते हैं कि जीएसटी से परेशानी हो गई। जो काम नहीं करना चाहते, जो काम को समझना नहीं चाहते, केवल बोलने के लिए बोलते हैं, उनके लिए जीएसटी से परेशानी हुई है। परंतु व्यापार में जितनी आसानी हुई है, व्यापार में जितनी बढ़ोतरी हुई है, और उसी के कारण जीएसटी के टैक्स में का भी विरोध हो रहा है। अभी भी 16% पिछले महीने भी 16% जीएसटी क्या राजस्व बढ़ा है, और उसमें जो खामियां हैं, जो अधिकारी उसका दुरुपयोग करते हैं, तो उसमें कुछ धाराएं हैं, उनके संबंध में मैंने प्रधानमंत्री जी को अभी अवगत कराया। जीएसटी काउंसिल में भी उसको भेजा है कि इन धाराओं को दुरुपयोग करने वाले जो अधिकारी हैं, जो किसी का भी जाता हुआ माल रोक लेते हैं। जब एक देश एक कर के सिद्धांत के रूप में हम चल रहे हैं, और रास्ते में किसी भी गाड़ी को रोककर चेक किया जाए, वहां तक तो ठीक है, पर उसको माल को सील कर दिया जाए, रोक दिया जाए, उसके प्रावधानों के विषय में अनेक सुझाव हमने दिए हैं। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार प्रक्रिया को सरल बनाने में लगी हुई है, जिस प्रकार से हजारों पुराने नियमों को बदला गया है या समाप्त किया गया है, और पुराने ढांचे को बदलकर नया ढांचा का सरलीकरण किया जा रहा है, उसमें उसको भी जरूर सरकार समझेगी, सरकार उसको पूरा करेगी। उसी के साथ आज ये भी आवश्यक है कि जीएसटी काउंसिल में जीएसटी काउंसिल जिसके लिए बनी है, व्यापारियों के लिए कर ढांचे को ठीक करने के लिए जीएसटी काउंसिल काम कर रही है, तो उसमें व्यापारी प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए, और व्यापारियों को भामाशाह का दर्जा मिले। उसके नाते सरकार निश्चित रूप से सुरक्षा देकर और सुविधाएं देकर कार्य कर रही है। आज कर्ज लेना, सहायता लेना, अनुदान देना, बहुत कुछ सरकार ने किया है, परंतु उसमें भी जहां नौकरशाही रोड़े अटकाती है, उस पर कर राष्ट्र के अधिकारों को खत्म करके, कम करके, जिस प्रकार से और सहूलियत दी जा सकती है, उसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। उसके संबंध में हमें सुझाव भी दिए, जो सरकार के सामने विचारा भी है। क्या लगता है आपको, क्या इस बार 2027 में युवा वोटर गेम बदल सकता है? युवा वोटर भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी योगी के साथ है। महिला वोटर भी मोदी योगी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। व्यापारी भी
शिक्षक वर्ग भी और किसान भी, मजदूर भी, तो सबके लिए सरकार ने किया है, सबके लिए योजनाएं लाकर सबको सहूलियतें देने का काम किया है। या। हम अब पुरानी बातों का जिक्र करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम देखते थे कि गाँव में जाते थे तो महिलाएं शौच के लिए भी सुबह से शाम तक अंधेरा होने का इंतजार करती थी, और रात में हमारी गाड़ी अगर निकलती थी तो शौच की अवस्था में ही महिलाओं को खड़ा होना पड़ता था। आज हर व्यक्ति को मकान मिले, स्वयं का मकान, स्वयं की छत मिले, वो भी महिला के नाम पर मिले। वो सुबह मकान में नल से जल भी हो, उस मकान में गैस का कनेक्शन भी हो, उस मकान में बिजली का कनेक्शन भी हो, उस मकान में शौचालय भी हो। ये कल्पना भी किसी पूर्व के शासकों ने और पूर्व के शासन में रहे हुए राजनेताओं ने नहीं की, जिसको कि पूरा करके सरकार ने दिखाया है। और जन धन योजना के माध्यम से करप्शन को जीरो करके, जो सब्सिडी सरकार के द्वारा किसी भी नीति में, किसी भी में, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे युवाओं को कोई भी किसी चीज में सहायता हो, महिलाओं को किसी भी चीज में सहायता सहयोग हो, उसके लिए जो बिचौलिए ये सब चीजों को खा जाते थे, उसका रास्ता ही बंद कर दिया सरकार ने। तो ये सारी नीतियां जो और बुनियादी ढांचा, जहाँ भी हम घर से बाहर निकलोगे तो आपको विकास, कहीं ना कहीं विकास होता हुआ नजर आएगा। जहाँ विकास या तो हो चुका है या हो रहा है। और जिस प्रकार से ये ऐसा कैसा विकास, रविकांत जी रोकना चाहूंगी यहाँ पे, ऐसा कैसा विकास कि बार बार सड़कें टूटती हैं, फिर वही सड़कें बन जाती हैं, जहां जरूरत है वहां सड़कें नहीं बन पाती हैं, जहां जरूरत है वहां विकास नहीं पहुंच पाता है, ऐसा कैसा विकास? छोटे से छोटे बजरे तक भी विकास को पहुंचाने की, और सड़कों को बनाने की, और बिजली पहुंचाने की, और नल से जल देने की योजना बनी है, और उसको पूरा करने का काम सरकार कर रही है। आपको क्या लगता है, भाजपा में कार्यकर्ता मजबूत हुआ है या फिर टिकट राजनीति हावी है, टिकट नीति हावी है? टिकट मांगना प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है, परंतु भाजपा का कार्यकर्ता जितना संगठन के लिए और संगठन के माध्यम से समाज के लिए और देश के लिए कार्य कर रहा है, अपने इलाके में अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए कार्य कर रहा है, उस तरह कहीं किसी पार्टी में नहीं कर रहा। सबसे मुश्किल सीटें कौन सी होंगी 27 में मथुरा? मुश्किल, जो विपक्ष में लोग सपना सजोए बैठे हैं, जातिवाद फैलाकर वोट बटोरने का, जो सपना सजोए बैठे हैं वर्गवाद और धर्मवाद फैलाकर हिंसा कराने का, जो अराजक तत्वों को पुनः पोषण देकर सबको, जो देश विरोधी शक्तियां हैं, जो समाज विरोधी शक्तियां हैं, जिन्होंने देश को और देश की जनता को, प्रदेश की जनता को लूटा है, उन सबको संगठित करने का काम जो विपक्ष कर रहा है, आम जनता को से वो दूर होता जा रहा है, आम जनता से उतना ही ज्यादा वो कट रहा है। वो समझ रहा है कि हम चंद लोगों को इकट्ठा करके, अब मैं बात करूँ, अभी जो कुछ भी आंदोलन हुआ, क्या कुछ हजार लोग 140 करोड़ देशवासियों को गुमराह करेंगे? देशवासियों की ने जो वोटिंग की पावर से सरकारों को चुना है, उन सरकारों को उखाड़ने का, उन सरकारों को गिराने का काम कुछ हजार लोग मिलकर करेंगे? देश की जनता मूर्ख नहीं है, देश की जनता सब जानती है, और अपने वोटों से जिसको जो चुन रही है, जहाँ उसको जो अच्छा लग रहा है उसका चुनाव उस जनता कर रही है, तो जनता ही चुनाव करेगी, लोकतंत्र कायम रहेगा, संविधान के अनुसार सब कुछ चलेगा, और संविधान के अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी संविधान को धार्मिक नहीं, उससे भी बड़ा अपना देश का सर्वोच्च ग्रंथ मानकर सर्वोच्च स्थान देकर कार्य कर रही है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पहली बार ही जब संसद में प्रवेश किया, और हर बार जब भी शपथ लेने के लिए गए तो संविधान को सामने रखा, और उस लोकसभा की दहलीज को, जिसको अपवित्र करने का प्रयास अभी भी कुछ लोगों ने और विरोधी राजनेताओं ने सत्ता हथियाने के लिए किया, उसको पवित्र बनाए रखने के लिए
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सम्मान दिया है, उस सम्मान से और समर्पण से कार्य कर रहे हैं। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि ये छात्रों का आंदोलन नहीं, ये राजनीतिक आंदोलन था। छात्रों ने अपनी पीड़ा विपक्ष का छात्रों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की, छात्रों ने अपनी बात रखी, परंतु उसको कैप्चर ऐसे लोगों ने कर लिया जिनका उद्देश्य छात्रों को सहूलियत दिलाना ना होकर अपनी नेतागिरी, अपनी राजनीति चमकाना और उसके माध्यम से जनता को गुमराह करना बनी गया। आखिरी सवाल, 2027 में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत और विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होगी? विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी जनता से दूर होना है। जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे दूर होना है। जनता की जो समस्या है उन समस्याओं से न जुड़कर जनता को गुमराह करके उसको किसी भी प्रकार से एक गलत स्वरूप देने की चेष्टा करना विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मजबूती इस बात की है कि उसने विकास किया है, उसने सुरक्षा दी है, उन्होंने औद्योगिक और व्यापारिक ढांचे को मजबूत किया है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर ही नहीं लाया, उसको अर्थव्यवस्था को दौड़ाने का काम किया है और विकास के नाम पर वोट मांगकर सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध होकर जनता के सामने अपनी उपलब्धियों को गिना रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ा मुद्दा है। 27 के चुनाव में आपकी भी कहीं दावेदारी रहेगी? हम तो पार्टी के बहुत सीनियर व्यक्ति है, तो उसके नाते पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है उसको निभाते हैं और लगातार 15 वर्ष की उम्र से निभा रहे हैं, तो निभाते रहेंगे। राजनीति में कुछ बदला है? राजनीति में नेगेटिव भी बदल रहा है और पॉजिटिव भी बदल रहा है। परंतु हम जो देखते हैं राजनीति से अलग हटकर की भी हम बात करें, कभी हम राजनीति लोगों ने अब गलत दिशा में ले जाने की या सोचने का काम कर दिया। राजनीति तो समाज सेवा के माध्यम से राजनीति करना ही राजनीति कहलाती थी और कहलाई जानी चाहिए। तो उसके नाते बहुत अच्छे अवसर है और प्रधानमंत्री जी की सोच को हमको सराहना चाहिए कि राजनीति में मैं 1 लाख नए युवाओं को लेकर आऊंगा। 1 लाख तो वो युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस आधी आबादी, देश की आधी आबादी का भी वर्चस्व और आधिपत्य रहे, उसके लिए हम सब लोग मिलकर अपने मनों को भी ठीक करें और अपना सहयोग और सहायता के माध्यम से सब खुद भी आगे बढ़े और उनको भी आगे बढ़ाए। आखिर में आपने अपनी बात में से एक सवाल दे दिया। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है, आपने कहा युवाओं को राजनीति में लाने की बात सरकार आपकी कर रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार एक आरोप लगा देता है कि अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाया जाता है और यहाँ और जो और बच्चे होते हैं उन्हें कार्यकर्ता बना दिया जाता है, राजनीति में डाल दिया जाता है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग, हमारे जो मुख्य सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके तो बच्चे ही नहीं है, तो वो बात विदेश में कहाँ पढ़ाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल देखा आपने कि मथुरा की राजनीति को लेकर और तमाम तरीके के इस वक्त जो मुद्दे हैं, फिर चाहे वो अयोध्या में चंदे को लेकर हो या फिर जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन को लेकर हो, तमाम मुद्दों पर बातचीत रही है। मेरे साथ में वरिष्ठ नेता हैं रविकांत गर्ग जी, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र से राजनीति में संघर्ष किया है और आज एक वरिष्ठ लीडर के तौर पर यहाँ मथुरा में है। अब देखना यही है कि 2027 के चुनावों में आखिर क्या कुछ देखने को मिल सकता है, किस तरीके की तस्वीरें होंगी और क्या कुछ बदलाव होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका।